चर्चा कर रहे थे रॉबर्ट वाड्रा केस की और उसके बाद हुई तमाम प्रताड़ना और यातनाओं की भी। खेमका साहब, रॉबर्ट वाड्रा का जब पूरा मामला सामने था, एक के बाद एक चीजें हो रही थी, उस समय क्या कोई राजनीतिक दबाव या किसी राजनीतिज्ञ ने आपसे बात करने की कोशिश की थी? नहीं, ये सब इतना जल्दी हुआ कि उन्हें रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं रहा। देखिए, उनका जो गिला है, एक गिला है कि मैंने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस नहीं दिया। 8 तारीख को मेरे सामने यह मामला आया। मैंने 8 तारीख को अपने जो अधीनस्थ कार्यालय है उनसे कागज मंगाए। एक अधिकारी ने तो मना ही कर दिया। एक कागज आया और उसमें मैंने जो देखा उसमें कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं नोटिस देता तो जिस प्रकार से ऐसा ट्रांसफर अब हुआ तो उसमें तो बहुत कुछ आगे हो जाता। तो मैं क्या, मेरे ख्याल से किसी का भी कुछ भी हो जाता। तो ये जरूरी था जनहित में कि इसका ऑर्डर पास किया जाए और मैंने पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। मुझे पता था कि अगर मैंने गलती कर दी तो शायद मुझे बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े से बड़े वकील खड़ा कर सकता है। बड़े से बड़ा मेरी कोई बिसाती नहीं है उसके आगे, और शायद मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी उसमें खर्च हो जाती, लेकिन मैं बचता नहीं अगर जरा से भी गलती होती। उस पूरे मामले को लेकर विपक्षी दलों ने, अगर अब थोड़ा सा ये राजनीतिक सवाल है, जाहिर सा आप चाहें तो इसका जवाब ना भी दें, विपक्षी दलों ने एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया। क्या विपक्ष में से किसी व्यक्ति ने कभी आपसे संपर्क साधने की कोशिश की कि इस पूरे मामले की जरा कुछ और जानकारी दे दी? देखिए, 5 महीने हो गए जी, क्या कभी कोई आक्षेप लगा है कि मैं किसी विपक्षी दल के पास या किसी नेता के पास या टेलीफोन में किसी से मैंने बात की है? मेरा टेलीफोन गैरकानूनी रूप से कंप्लीटली संपूर्ण तरीके से टैप्ड है। एक भी कॉल डिटेल कोई लेकर दिखाएगा और बोले या कभी मैंने किसी के साथ मिला है, ये मेरे आचरण में नहीं है कि मैं इधर से लाभ उठाऊं, ये मेरे आचरण में नहीं है। जो नियम पूर्वक था, जो मेरी ड्यूटी थी, जो मैंने देखा उसको उजागर करना मेरा ड्यूटी थी, मेरा कर्तव्य था, वो मैंने निभाया। और इसलिए नहीं निभाया कि इसका मुझे कोई लाभ मिलेगा। आज जब आप इस पूरे मामले को देखते हैं, जाहिर सी बात है आपको गिला नहीं है कि आपने जो किया सही या गलत। जाहिर सी बात है आप जानते हैं आपने जो किया वो सही है, जनहित में आपने किया। अगर नहीं किया होता तो क्या आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाते अपनी नजरों में? देखिए, कई बार होती है जो मुझे पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए पीस ऑफ माइंड के लिए, यानी कि सिस्टम को छेड़ना नहीं चाहिए। मैंने अपने कार्यकाल में 4 मुख्यमंत्री को देखे हैं, चारों ने शायद ये महसूस किया है कि ये चीजों को क्यों छेड़ देता है। बगैर छेड़े भी इसका काम चल सकता है, बखूबी चलेगा, ज्यादा बेहतर तरीके से चलेगा, ये क्यों करता है। मेरे अंदर एक आदत है, अगर मैंने कोई गलत काम देखा है, अगर मैं उसको छेड़ नहीं देता, उसको पकड़ के झंझोड़ नहीं देता, तो मैं उस रात सो नहीं पाता हूं। तो मेरे को रात उसी दिन नींद आती है जब मैं सोचता हूं कि जो मेरी अंतरात्मा ने कहा है कि ये गलत हो रहा है, आपने उसको हिला दिया, या आपने उसको, जो आपके दिल ने कहा वो आपने ईमानदारी से उसको पूरा कर दिया। इसलिए नहीं कि कोई मेरा दोस्त है, बंधु है, या कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसको उससे क्षति पहुंचेगी, तुम्हारा इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये सब चीज मैं अगर इस वश में करने लगा, शायद अपब्रिंगिंग का सवाल है जी, तो फिर मैं व्यक्तिगत तौर से रात को, तो मैंने कई बार ये चीज अपनी पत्नी से भी चर्चा की। मैंने कहा कि ज्योति, अगर मैं नहीं किया तो मुझे तो नींद नहीं आएगी। आपने अभी इंटरव्यू की शुरुआत में ही बात कही, जमीन को लेकर खास करके ब्यूरोक्रेटिक, राजनीतिक, भूमाफिया एक ट्रायंगल है जो कि लगातार इस देश में चल रहा है, और हर कोई जानता है कि जमीन को लेकर ऐसे ऐसे घोटाले होते हैं और उस पर पर्दा भी बड़ी आसानी से पड़ जाता है, कुछ दिनों बाद लोग भूल जाते हैं। इसमें ज्यादा सक्रिय भूमिका किसकी होती है, राजनीतिज्ञों की, भूमाफिया की, या बिल्डर्स की? तीनों बराबर के हकदार और दोषी हैं। अगर इनमें से एक आदमी ये प्रण कर ले कि हमने सही रास्ता चुनना है, बाकी 2 कंप्लीट फेलियर हो जाएंगे। और ये मैं मैं पक्के इरादे से आपको कह रहा हूं। सीड कारपोरेशन में कुछ भी नहीं था, लेकिन यहां पे सरकारी सब्सिडी को खाने का एक जो मोडस ऑपरेंडी था, जब उसका उजागर हुआ तब इन्होंने इतनी डेस्परेशन में मेरा ट्रांसफर किया।
ये मुझे सीड कारपोरेशन में नहीं सह पाए, तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर इन तिकड़ी में एक अगर पक्के इरादे से कहे कि बाकी दो को मैंने ये गलत काम नहीं होने देना, तब निश्चित रहिए बिल्कुल नहीं होगा। ये तीनों इकट्ठे चलते हैं। ये मैं नहीं कहता कि दोनों में से हर कोई आदमी वैसा है जी। लेकिन बाग को उजाड़ने के लिए शाख पर एक उल्लू काफी है, जैसे गालिब ने पहले कहा था। अगर ब्यूरोक्रेसी में 10% कंप्लायंट है, दैट इज इनफ टू स्पॉइल द सिस्टम। अब गुड़गांव जैसे भूमाफिया का केंद्र है, पोस्टिंग किसकी होगी गुड़गांव में? जो बिल्कुल चरण छुएगा नीचे जाकर के कि जैसा आदेश होगा उसकी तामील होगी। क्या आप सपने में सोच सकते हैं कि मेरा ट्रांसफर या मेरी पोस्टिंग गुड़गांव में होगी? असंभव है। तो ये कहना कि तीनों में एक कम दोषी है, दूसरा कम दोषी है, दूसरा ज्यादा है, ये गलत है। तीनों बराबर रूप में हिस्सेदार हैं। माना जाता है आमतौर पर कि राजनीतिज्ञों की भूख कुछ ज्यादा होती है और उनके पास हमेशा पैसे भी ज्यादा पहुंचते हैं। उसकी वजह है कि राजनेताओं के पास उनके पास बागडोर है, वो चुनकर आते हैं। लाइन में, कतार में ब्यूरोक्रेट्स की एक लाइन है जो उस मेवा को खाना चाहते हैं। उनके पास चॉइस है कि 10 में से किस एक को चुने। तो हिस्से का बंटवारा थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट होता है। सारे राजनेता भी वैसे नहीं है, कुछ हैं। तो ये जो चुनाव होता है, ये जिस तरीके से चीजें होती हैं, तो ये मिली जुली भगत है ना। ये एक तरह से हर कोई एक दूसरे से लिंक है, पहले से तय है कि आप हमारी पोस्टिंग कर दीजिए, हम आपको इतना फायदा पहुंचाएंगे। ये सर्वविदित है मेरे ख्याल से। ये शाश्वत तो नहीं कहूंगा। दिस इज लाइक एन एक्सियम, एवरीबडी नोज, एवरीबडी नोज कि ऐसा होता है। और इसको नकारना मेरे ख्याल से, या अनभिज्ञता जताना कि ऐसा नहीं होता या मुझे पता नहीं ऐसा होता है, मेरे ख्याल से बेईमानी होगी। आज की डेट में अगर हम ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करें, राजनेताओं के आधिपत्य की बात करें, जिस तरीके से वो ब्यूरोक्रेसी पर अपना दखल बनाए रखते हैं, बिना पैसे के लेन देन के क्या कुछ होता हुआ दिखता है? या लगता है कि 70% अभी भी पैसे के लेन देन पर है, 30% ईमानदारी? पैसे के लेन देन की बात मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए, ये सब चीजें सिर्फ पैसे के विनिमय से हो ऐसी बात नहीं है। कंप्लायंस कई तरीके से हो सकती है। कुछ आदमी की इतनी ही भूख काफी है कि मेरे नाम के आगे अच्छा ओहदा रहा, ये मैं कह सकूं कि मैं इस ओहदे में रहा, या वो किसी और तरीके से अपना लाभ ले लेगा कि बेटे को अच्छी जगह लगा दिया, वाइफ को एडजस्ट कर दिया, 4 भाइयों को एडजस्ट कर दिया। तो कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरली इन टर्म्स ऑफ मनी, कंसिडरेशन इंक्लूड्स मनी। अब ये बताइए, जैसे अभी सीड कॉर्पोरेशन की बात है, बताया जा रहा है कि इसमें अभी एक केस था जिसका जवाब आपको देना था, और वो सीड एक स्प्रे, फंगिसाइड स्प्रे का था। 60 करोड़ का शायद ये मामला था, उसमें आपको जवाब देना था। आप कुछ ऐसा जवाब देने वाले थे जो सरकार की नीतियों को या उसमें भ्रष्टाचार को उजागर कर देता, और शायद इसी वजह से रातों रात आपको खटाक से हटा दिया गया। देखिए, 3 अप्रैल को सरकार की एक चिट्ठी आई प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की कि कोई PIL फाइल हुई है इसमें, और इसमें जवाब जो है सरकार की अनुमोदन के बगैर आप नहीं देंगे। वो चिट्ठी मुझे थी, वाइस चांसलर को थी, और सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को थी। मुझे नहीं पता इसकी क्या आवश्यकता थी। मुझे बड़ा अटपटा सा वो चिट्ठी लगी कि वो चिट्ठी क्यों जारी हुई अप्रैल 3 को। अभी तक तो नोटिस भी नहीं आया था कोर्ट से कि कोई PIL है, आप बगैर हमारी इजाजत के जवाब नहीं देंगे। क्या कोर्ट को सच बताना हमारा धर्म नहीं है एज पब्लिक सर्वेंट? क्या हम घुमा फिरा करके झूठ कहेंगे कोर्ट को? और झूठ कहेंगे तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी? क्या कोर्ट में लड़ाई सरकार को ऐसे लड़नी चाहिए कि वो घुमाव तोड़ के मरोड़ के अपनी बात को, पक्ष को रखे? तो यहां पर आप मानते हैं कि हो सकता है कि जो जवाब आप देते अपनी छानबीन के आधार पर, वो सरकार के नीतियों में जो गड़बड़ियां हुई हैं या गड़बड़ झाला था उसको उजागर कर देता, और ये लोग नहीं चाहते थे? शायद आपकी बात सच हो। 4 मुख्यमंत्रियों के मातहत आपने काम किया है। क्या कभी भी ऐसा मौका आपको लगा जहां आपको लगा कि राजनेताओं के साथ ईमानदारी से काम की जा सकती है? निश्चित रूप से किया जा सकता है। मेरे ख्याल से चारों मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से
मुझे बहुत अच्छी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन शायद अपने अंतरंग सर्कल में रखना शायद पसंद ना करें। चारों की बात कह रहा हूं जी। उनमें से 2 तो नहीं रहे, 2 हैं, और दोनों मुख्यमंत्री में जब ये अपोजिशन में होते हैं तो मेरे ख्याल से मैं बहुत अच्छा अफसर हूं। और जब सरकार में तो भी कोई मुख्यमंत्री आज तक कईयों ने भड़काने का प्रयास किया कि ये काम नहीं करता या फिर बेईमान है, लेकिन मुख्यमंत्री ने बड़े स्पष्ट रूप से खुलकर कहा कि आप उल जलूल कह रहे हैं, और कई बार तो उन्हें यह कहना पड़ता है कि आपके काम में बहुत तेजी है, थोड़ा धीरे रखिए। नहीं, लेकिन एक सामान्य तौर पर, एक सामान्य नागरिक के तौर पर जो अभी स्थिति है उसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि नियर फ्यूचर 5 साल 10 साल ऐसा होता हुआ प्रतीत भी होता है? नियर फ्यूचर में तो नहीं कहूंगा, लेकिन आशावादी हूं कि थोड़ी बहुत कमियां हर राष्ट्र में हैं, कि सुधार निश्चित रूप से होगा और अच्छे दिन आएंगे इस देश के जब हमारे शिक्षित युवक इसी देश में सेवा करेंगे और गर्व महसूस करेंगे कि ये देश हमारा है, इसको हमें बनाना है, और इसकी जो कमियां हैं सबको बराबर का अवसर मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। ये जरूर मौका आएगा और लोग आप मानते ना मुश्किल है? मुश्किल तो निश्चित रूप से है, मुश्किल है। तो मुश्किल अगर नहीं है तो फिर मंजिल किस बात की है? कैमरे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए, और उम्मीद हम यही करते हैं कि जिस तरीके से आज आप अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।